नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में वाइगोस्की का सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट यानी सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत डिस्कस किया जाएगा। आज के सेशन से पहले हमने जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसको डिस्कस किया और कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। और उससे पहले जो सीडीपी का सिलेबस है यूटेट के लिए उस पर चर्चा की गई है। तो जो साथी आज पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं, तो आप चाहें तो आप इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। निश्चित रूप से वो आपके तैयारी में आपको सहायता करेंगे। वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो वाइगोस्की ऐसा माना जाता है कि जीन पियाजे के ही समकालीन थे, लेकिन जीन पियाजे का जो विचार था वाइगोस्की उस विचार से उतने इत्तेफाक नहीं रखते थे। जैसा कि जीन पियाजे के सिद्धांत में आप सब जानते ही हैं और मैंने भी अपने सेशन में ये बात आपके सामने रखी है कि जीन पियाजे ने बच्चों के जो आयु क्रम के अनुसार उनके संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी है। यानी कि जीन पियाजे ने केवल जैविक आधार पर बच्चों को संज्ञानात्मक विकास होने की बात कही है। लेकिन वाइगोस्की थोड़ा सा इससे अलग कुछ बात कहते हैं। उनका ये मानना है कि किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि सोचने समझने की क्षमता। ठीक है ना। तो बच्चों के सोचने समझने की क्षमता अर्थात संज्ञानात्मक विकास पर बच्चों के परिवेश, उनके समाज, उनकी संस्कृति, कहाँ पर वो रह रहे हैं, कहाँ उनका उठना बैठना है, किन स्थानों पर वो भ्रमण करते हैं, उस पर बड़ा निर्भर करता है। ठीक है ना। तो वाइगोस्की के इस सिद्धांत में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से समाज और संस्कृति हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। वाइगोस्की के सिद्धांत में कुछ जो मूल बिंदु हैं, वे मूल बिंदु आपके समक्ष इस प्रकार रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो इनका जो मुख्य विचार है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में हमने ये कंप्लीट करना है, इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे मुख्य जो विचार इनका है वो ये है कि बच्चे समाज के संपर्क में आकर के, बच्चे संस्कृति के संपर्क में आकर के अपना जो अ, संज्ञानात्मक विकास है वो प्राप्त कर पाते हैं। तो लर्निंग हैपन्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। ठीक है। तो समाज के बिना हम किसी भी बच्चे के सीखने का की बात को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा वाइगोस्की का मानना है। ठीक है। ये तो इनका मुख्य विचार है जिस पर ये पूरा का पूरा सिद्धांत आधारित है। दूसरा जो मेन इसमें बिंदु रहेगा वो है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहले तो अ, कई समय तक सीटेट में यूटेट में केवल जेड पी डी की फुल फॉर्म ही पूछी जाती थी, है ना, कि जेड पी डी स्टैंड्स फॉर, जेड पी डी का अर्थ या फुल फॉर्म क्या है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। जोन मतलब होता है क्षेत्र, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास की संभावना सबसे अधिक होती है। जैसे अगर हम उदाहरण से समझें, तो अगर आप योगा सीखना चाह रहे हैं, आपके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि हमें योगा सीखना है, तो क्या आप घर पर योगा को सीख सकते हैं? निश्चित तौर पर आप मोबाइल फोन या फिर अपने लैपटॉप या फिर टैबलेट में कोई वीडियो देख करके योगा के जो पोस्चर्स हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी आपने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। ठीक है। इसके अलावा आप कोई एक्सपर्ट योगा इंस्ट्रक्टर के पास जा करके एक वातावरण में जहां पर सभी लोग योगा सीख रहे हैं वहां जा करके आप योगा का अभ्यास कर सकते हैं। तो होगा क्या, पहले केस में जब आप स्वयं से सीख रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं है कि पोस्चर्स क्या क्या होते हैं, तो उस केस में तो आप योगा नहीं सीख सकते। दूसरा केस जहां पर आपने अपने लैपटॉप आईपैड में या फिर अपने जो आपका पास फोन है, फोन में आपने कोई वीडियो चला करके जो भी इंस्ट्रक्टर जैसा कर रहा है वैसा ही करने का अभ्यास किया, तो हो सकता है कि आप सीख जाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप योगा पोस्चर में कुछ मिस्टेक करते हैं तो आपको बताने वाला कोई नहीं होता वहां पर कि ये गलत हो रहा है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो।
तीसरी स्थिति में जब आप एक योगा इंस्ट्रक्टर की निगरानी में आप उसके इंस्टीट्यूट में जाकर के, कई सारे और भी आपके साथी हैं, है ना, आप योगा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर कभी कोई पोस्चर गलत होता है तो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके उस पोस्चर को सही करेगा। ठीक है। और इस प्रकार से आप सही रूप से योगा सीख पाएंगे। तो तीन परिस्थितियों में आपने देखा कि एक परिस्थिति ऐसी थी अंतिम वाली जहां पर आपको सीखने की संभावनाएं सबसे ज्यादा लगी। तो ऐसी ही जो परिस्थिति होती है, ऐसा ही जो स्थान होता है, उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। ये सिर्फ योगा सीखने से संबंधित नहीं है, ये अन्य किसी प्रकार के अधिगम के लिए, किसी प्रकार की लर्निंग के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि जहां पर हमारे सीखने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अ गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, है ना, एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प। तो जब आप घर पर अकेले थे तो आपने जाना कि आप उतना नहीं सीख पा रहे थे जितना कि आपने किसी की सहायता से सीखा। ठीक है। तो वही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और आई होप कि इससे पहले आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है वाइगोस्की को, तो समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो मुख्य बिंदु है इसमें वो है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर मतलब ज्यादा, नॉलेजेबल मतलब ज्ञानवान, अदर मतलब अन्य। मतलब हमारे अतिरिक्त जो कोई अन्य व्यक्ति है जो किसी एक क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखता है, हमसे अधिक नॉलेज रखता है, वो हमारे लिए क्या होगा, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अभी सब B.Ed कर चुके हैं, तो आई होप कि आप लोग सब यूथ कैटेगरी में आएंगे, आप सब बड़े हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा जो कि 12 से 13 साल का है, वो पिछले 6-7 सालों से संगीत का अभ्यास कर रहा है, संगीत सीख रहा है, अब आप उससे कोई गाना सीखते हैं या फिर उससे संगीत की सीखते हैं, तो उस स्थिति में क्या है, वो व्यक्ति, वो बच्चा जो आपको सिखा पाने में सक्षम है, वो आपके लिए MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस बच्चे से संगीत के क्षेत्र में कम ज्ञान है, भले ही आप बड़े हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में वो व्यक्ति या वो बच्चा आपसे अधिक ज्ञानवान है, आपसे अधिक नॉलेज रखता है, तो हो जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। तो एक बात तो यहाँ पर ये आपको जानने की आवश्यकता है, पता ही होगा आपको आई हो, तो कि मोर नॉलेजेबल अदर का आयु से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। वो हमसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बस शर्त ये है कि जिस स्किल को हम सीखना चाह रहे हैं, है ना, जो हम लर्निंग करना चाह रहे हैं, वो उस लर्निंग में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है। अ पर्सन लाइक अ टीचर और पेयर, जो भी हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, आपका शिक्षक हो सकता है, इंस्ट्रक्टर हो सकता है, हु हेल्प द चाइल्ड लर्न न्यू थिंग्स। कोई भी अनुभवी व्यक्ति, बोले ना, अनुभवी मतलब कि इसको एक्सपीरियंस है उस क्षेत्र का, जो बच्चे को नई चीजें सीखने में मदद करता है, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। तो दो बातें हमने अभी समझी यहाँ पर। पहला तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, वह क्षेत्र जहां पर सीखने की संभावनाएं सर्वाधिक होंगी। ठीक है। और उसी क्षेत्र में आपको ये MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो आपका मोर नॉलेजेबल अदर ही है। फिर चलते हैं स्केप फोल्डिंग क्या है। स्केप फोल्डिंग एक प्रक्रिया है, ये है एक प्रोसेस। ठीक है। आप ये माना कि जोन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये आपका MKO है, MKO, और ये है आप। ठीक है। तो आप इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर इस MKO की हेल्प से कुछ भी जो सीख रहे हैं, वो सीखने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, आपकी स्केप फोल्डिंग कहलाती है। इसके कई सारे चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है जब आपने एंटर किया, उस समय आपको कुछ नहीं आता था, आप जीरो थे, है ना, 0 आउट ऑफ 10। ठीक हो गया। आपने एंटर किया और उसके बाद कुछ दिन अभ्यास किया, तो कुछ दिन अभ्यास करने पर आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ना, आप जीरो से तो आगे बढ़ जाएंगे। तो जीरो से आगे बढ़ने पर हो सकता है कि आपको कुछ आया, यानी कि 2 आउट ऑफ 10 आप हो गए। फिर और अभ्यास किया आपने, तो हो सकता है कि अब आप 5 आउट ऑफ 10, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, है ना, MKO की सहायता ले रहे हैं, MKO आपको हेल्प कर रहा है सीखने में, तो आप धीरे 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 सीखने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब अब MKO को लगेगा कि अब मुझे हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है ना, जो ये व्यक्ति था, यानी कि आप सीख चुके हैं, यानी कि आप 10 आउट ऑफ 10 हो चुके हैं, अब ये आपसे कहेगा कि अब आप
खुद एक्सपर्ट है ना, तो अब आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग ये 0 आउट ऑफ 10 से लेकर के 10 आउट ऑफ 10, यानी कि जब आपको कुछ नहीं आता था से लेकर के जब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, यहाँ तक की जो प्रक्रिया रही है उस प्रक्रिया को स्केप फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है। तो इसके फोल्डिंग किसे कहते हैं? अब देखो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उस पर उतना नहीं जाना है आपको, जितना एक्सप्लेन किया है मैंने उसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करके अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिर तो आपको सिर्फ जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसका वेट करना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ नया सा कुछ यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, चर्चा की है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो इसके फोल्डिंग क्या है? गिविंग टेम्पररी सपोर्ट टू द चाइल्ड वाइल लर्निंग। जब बच्चा सीख रहा होता है तो उसमें उसको टेम्पररी सपोर्ट करना। ठीक है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि वो तब तक ही किया जाएगा तब उसको ना आए, आ जाएगा तो फिर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आप कार सीख रहे हैं तो पहले दिन आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको हर एक चीज बताता है ना। स्टेयरिंग भी अपने हाथ से पकड़ करके आपका सही करता है ना। और बार बार आपके जो आपका जो क्लच वगैरह है उसको सपोर्ट करता है। आपको गियर नहीं डालने देता है, खुद ही गियर डालता है स्टेप से। धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि अब वो आपको कुछ नहीं बताता है, और अब आप क्या है, आप बिना उसकी हेल्प से खुद कार चलाने लग जाते हो। ठीक है। तो पहले दिन जब आपको कुछ नहीं आता था से लेकर के अब जब आपको सब कुछ आने लग गया है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग। वो प्रक्रिया जहां हो रही है, वो प्रोसेस जिस जगह पर हो रही है उसे बोलते हैं हम क्या? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उस प्रोसेस में जिस व्यक्ति ने आपको हेल्प किया उसे बोलते हैं हम MKO। तो ये ZPD, ये ZPD हो गया आपका, MKO है, ZPD है, और ये इसके फोल्डिंग, ये आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। फिर से जानिएगा, जो स्थान जहां पर आप सीख रहे हैं वो है आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जिस व्यक्ति से सीख रहे हैं वो है आपका क्या? MKO। सीखने के दौरान जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो प्रक्रिया आपकी हो रही है ना, वो प्रक्रिया ही क्या है आपकी? इसके फोल्डिंग है। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग का ये आपका इंटर रिलेशन है, इस रिलेशन को आपने समझना है। कल्चरल्स रोल, यानी कि संस्कृति की भूमिका। संस्कृति की क्या भूमिका है आप जानते ही हैं। आप स्वयं को लीजिए, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज, नियम, पहनावा वगैरह है उनको आप फॉलो करते हैं। अगर आप हिंदू समाज से हैं तो आपने रोज देखा होगा अपने घर पर आपके पेरेंट्स नहा धो करके पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो आपको अजीब सा नहीं लगता? आपको लगता है हाँ ये तो होता ही है। आप सीख गए कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे पूजा होती है, आपको सारी प्रक्रिया आती है। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं, तो उस स्थिति में आपके पेरेंट्स जो हैं वो अपना जो भी डेली रूटीन है वो करके अपना जो भी प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें लगे रहते हैं, या फिर जो भी काम होता है आप उस चीज को देख रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए पूजा वगैरह का कोई संबंध है ही नहीं। अगर आप अन्य किसी धर्म से, आप मुस्लिम हैं, तो आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स को रोज सुबह जल्दी उठ करके नमाज करते हुए देखते हैं, तो आप जानने लगे हैं कि हाँ ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है और आप उसको करते हैं, है ना। ऐसे ही आप किसी और अन्य संप्रदाय से, तो उसकी जो रीति रिवाज है उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिए कुछ नया सा नहीं रहता। आपके घर का पहनावा अगर कुर्ता पजामा है तो आप रोज कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो वो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपके घर का पहनावा अगर धोती कुर्ता है तो आप वो पहनते हैं, आपके लिए वो नई चीज कुछ नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आपका पहनावा, आप जो भाषा बोल रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, वो सब कुछ क्या है आपका? आपकी संस्कृति का हिस्सा है। और उसको आप धीरे 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 अपने परिवार के साथ रह करके सीख चुके हैं। ठीक है। उसमें सीखने ऐसा आपको कुछ नहीं लगता। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई हिंदू समाज का हमारा भाई बहन चर्च में जाता है, ठीक है, तो क्या चर्च में जाते जा करके उसको पता रहेगा पहले से कि हमको यहाँ क्या करना होता है? नहीं ना। तो उस स्थिति में उसको वो पूछना पड़ेगा। ठीक है। वहीं कोई हमारा क्रिश्चियन भाई बहन जो भी हैं, वो जब चर्च में जाते हैं तो उनको नहीं पूछना पड़ेगा। वो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स में जा रहे हैं चर्च में, तो उनको पता है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। सेम फॉर मंदिर, सेम फॉर मस्जिद, सेम फॉर गुरुद्वारा। ठीक है। आई होप इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कल्चरल जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बच्चे के सीखने के लिए, किसी बच्चे के विकास के लिए। ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो
ये कुछ मुख्य बिंदु थे जो कि वाइगॉस्की के सिद्धांत में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, इन्हीं को ब्रीफ में पढ़ना है, वो आपकी इच्छा है। मैंने इन ब्रीफ एक पेज में आपके सामने रख दिया है। इसके बाद एक बिंदु और आता है, वो बिंदु आपका है लैंग्वेज एंड थॉट पर। अब भाषा और विचार पर जो वाइगॉस्की के क्या विचार हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सोसाइटी का या कल्चर का क्या रोल है, तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, ये ZPD है, आप देख सकते हैं, नॉलेजेबल अदर, है ना। इस फिगर को देखिए, समझना होगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ZPD में आपके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, मैंने बताया आपको मोबाइल फोन है, ये सब कुछ इस टाइप से, है ना। और नॉलेजेबल अदर आपका होता है जो आपको सिखा रहा है। ठीक, ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज, भाषा पर इनके जो विचार है बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, क्या विचार दिए हैं देखिएगा। वाइगॉस्की ऑन स्पीच। ठीक है, अभी जो हमने समझा, जो मुख्य बिंदु समझे, वो वाइगॉस्की के संज्ञान विकास का एक मोटा मोटा हिस्सा था जो हमने जाना, और वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से, स्कैफोल्डिंग से, MKO से, ठीक, ये सब कुछ। इसके बाद आते हैं हम स्पीच पर। अब वाइगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीच बताई, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले आपकी जो परीक्षाओं में वहां पर भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन उसका रूप थोड़ा परिवर्तित हो सकता है। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि वाइगोस्की ने कितने प्रकार की स्पीच डिफाइन की है, कितने प्रकार की स्पीच बताई है। तो एक है सोशल स्पीच, दो है, दूसरी प्राइवेट, और तीसरी इनर। तो 3 प्रकार के जो भाषा है या भाषण जो भी कहिए इसको, स्पीच, इस पर वाइगोस्की ने अपनी राय दी है। 3 प्रकार की स्पीच कौन कौन सी हैं? सामाजिक यानी सोशल, निजी यानी प्राइवेट, और आंतरिक यानी इनर। आंतरिक को हम साइलेंट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है, शांत भाषा भी कहते हैं। साइलेंट क्या मतलब होता है, देखो, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो निर्भर होता है अपने पेरेंट्स पर, अपने गार्जियंस पर जो उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तो बच्चे को अपने किसी भी कार्य को करने के लिए अपने उन गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और उस इंटरेक्शन के माध्यम से, या उस इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सोशल स्पीच कहते हैं। ठीक है, उस प्रकार का जो इंटरेक्शन है, वो जो स्पीच है, वो जो इंटरेक्शन है, वो आजीवन चलता है। आज आप बड़े हुए तो इसका मतलब नहीं कि आप डिपेंडेंट नहीं है, है ना। आज भी अपनी कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको अन्य व्यक्तियों से बातचीत करनी होती होगी। ठीक है, तो जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, तो उस भाषा को, उसके लिए जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम बोलते हैं क्या? सोशल स्पीच यानी सामाजिक भाषा। ठीक है, सामाजिक भाषा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा फॉर्मल होती है, विनम्र होती है, जिसमें हम तमीज से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, गाली गलौज वगैरह जिसको हम देसी भाषा में कहें तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए। तो अच्छी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच मतलब कि निजी भाषा है। अब सामाजिक भाषा तो हर व्यक्ति के लिए एक समान होगी, ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्पीच जो है वो भिन्न भिन्न होती है। हर किसी बच्चे का, हर किसी व्यक्ति का अपना विचार प्रोसेस, प्रक्रिया होती है, अपनी थॉट प्रोसेस होती है। तो वो जब अपने आप से वो बात कर रहा होता है, अपने जो उसके एक्शंस रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक्शन रिएक्शंस होते हैं, सॉरी, उनके लिए जो भी वो अपने आप से बात कर रहा होता है ना, कई बार होता है ना, आप बैठे हुए हैं अपने आप से बात कर रहे होते हैं, वो क्या है? आपकी प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, तो यह भाषा, यह वह भाषा है जिसे बच्चे अपने कार्यों को समझाने के लिए खुद को निर्देशित कर रहे हैं, खुद को। ठीक है, वो दूसरों से बातचीत नहीं कर रहे हैं इस भाषा के माध्यम से, वो स्वयं से बातचीत कर रहे हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा, इस टाइप से जो बातचीत हो रही है उनकी अपने आप से, वह है निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच। तो अपने आप से जो भाषा, जो बातचीत होती है, उस भाषा को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है इनर यानी कि आंतरिक। ठीक, तो आंतरिक भाषा क्या है? इसे हम साइलेंट स्पीच भी कहते हैं, मेंटल स्पीच भी कहते हैं, है ना। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो हमारे जो हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस होती हैं वहां पर हेल्प करता है हमको, हमारे मतलब चिंतन के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, उसे हम
इनर स्पीच यानी कि आंतरिक भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये साइलेंट होती है, ये इसमें हम बोलते नहीं है, सिर्फ विचार करते हैं। ठीक है, बाकी दोनों में हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, ये आपके अंदर ही अंदर चलती है, तो इसे अंदर की शांत भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि इतने डिस्कशन से थोड़ा हेल्प आपको हुई होगी वाइगोस्की को समझने में। अब हम चलते हैं जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, प्रश्न उत्तर की तरफ को। ठीक है, तो सबसे पहला अब जो प्रश्नोत्तर हम शुरू कर रहे हैं, इसमें प्रश्न आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, और इसके दो चरण रहेंगे। पहला तो कि क्वेश्चन को खुद से पढ़ करके बिना ऑप्शन देखे आपने आंसर देना है, तो ये समझ में आएगा कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्या आंसर होगा, फिर जाकर के आपने इसके ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्रश्न आता है, आप उसे पॉज करें स्क्रीन को, और उसका आंसर दें। अगर तब भी आपको आंसर रिकॉल नहीं हो पा रहा है, फिर आप उसको रिज्यूम करें और देखें ऑप्शन जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आ चुके हैं, और फिर आप उसको आंसर दें। ठीक है, उसके लिए आप 2 मिनट 3 मिनट जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं। अभी आपकी परीक्षा को समय है, तो अभी आप 4 मिनट 5 मिनट लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे वो समय कम करते हुए चलना है आपको। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज मोस्ट इफेक्टिवली एक्सपेंडेड व्हेन अ लर्नर इज। वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD से हम कह रहे हैं, सबसे प्रभावी रूप से कब बढ़ता है, बताना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जब जब आप अकेले काम करते हैं। बताइए, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की दो शर्तें जरूरी हैं, मैंने बताया है, जिसमें कि एक आपका MKO ये होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर एक प्रक्रिया होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग तभी होगी जब MKO आपको हेल्प कर रहा है। ठीक, तो अकेले तो आप नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मेमोराइजिंग विदाउट कंटेक्स्ट, संदर्भ के बिना रटना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रटने का काम भी आप क्या करेंगे, अकेले ही करेंगे, तो इसमें हेल्प थोड़ी हो रही है ना, कोई आपको हेल्प करेगा तो रटने के लिए थोड़ी हेल्प करेगा, है ना। फिर है कोलैबोरेटिंग विद अ मोर नॉलेजेबल अदर, तो MQ आ गया ना यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो सकता है, होगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। A और B तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, इसलिए हमने पहले ही कट कर दिया उसको। ठीक है, तो याद रखना है, जब एग्जाम में आप आंसर टिक करते हैं, तो वहां पर आपको लगता है कि अच्छा ये आंसर है, तो एकदम टिक नहीं करना है। हाँ, लगता है कि आंसर नहीं है, तो क्रॉस तो एकदम कर देना है आपने। ठीक है, ये तरीका होता है परीक्षा में आंसर तक पहुंचने का। तो सी तो हमको लग रहा है ठीक है, तो इसको भी हम रोक रहे हैं। डी है प्रैक्टिसिंग ओनली व्हाट दे ऑलरेडी नो। ठीक है, केवल वही अभ्यास करना जो पहले से आता है, जो पहले से बच्चे को आता है। यहां जब आया तो वो 0/10 था, किस चीज के लिए 0/10 था, जो उसको यहाँ सीखनी थी, है ना। तो जो उसको यहाँ सीखनी थी, इसका मतलब पहले से उसको नहीं आती थी। और ये कह रहा है कि जो उसको पहले से आता है उसका अभ्यास करना, तो पहले से जो आता है उसका अभ्यास कर ही सकता है, तो उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेबरेटिंग विद द मोर नॉलेजेबल अदर, किसी अधिक जानकार व्यक्ति के साथ सहयोग करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन देखिए और रिकॉल करिए और आंसर दीजिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन को समझने का समय। ठीक, जो ये सिर्फ उनके लिए है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 99% जो हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं उनको सब आता है, वो क्वेश्चन को देखते आंसर बता सकते हैं, ये मैं आशा करता हूँ। अगर कोई 1% ऐसा है साथी जिसने अभी B.Ed कंप्लीट नहीं किया है, और किसी कारण से क्लास नहीं पढ़ी है, तो समझने के लिए लग रहा है कि उसको हाँ वीडियो में हेल्प हो रही है, तो ये उसके लिए है, फिर समझिएगा प्रश्न।
इन अ बाइलिंगुअल क्लासरूम, which strategy best align with Vygotsky's idea that language is a tool for thought? देखो, जो वाइगोस्की उनका ये मानना है कि भाषा सोच का उपकरण है। मतलब भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं। क्योंकि आप भी विचार करके देखिए, जब तक भाषा नहीं है तो विचार नहीं होगा, और अगर विचार है तो भाषा होगी। चाहे वो कोई भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा हमारी हो। द्विभाषीय कक्षा में वाइगोस्की के इस विचार से कि भाषा सोच का उपकरण है, कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है, बताना है आपको। पहला है डिस्करेजिंग यूज ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। पहली भाषा यानी कि जो मातृभाषा है बच्चे की, जो बच्चे ने जन्म लेते ही अपने वातावरण से सीखी है, उसको हम डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें, बच्चे को बोलें कि ये ऐसी भाषा का प्रयोग मेरे सामने मत करना, है ना, ऐसा वैसा नहीं। ठीक है, तो हतोत्साहित तो नहीं करना, यानी कि ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर है अलाउइंग पीयर डिस्कशन इन ईदर लैंग्वेज। बच्चों को किसी भी भाषा में सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कह दिया जाए। ये इसका आंसर हो सकता है। अब ये होगा नहीं, ये हम नहीं कह सकते। बट हाँ, जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो वहां पर वो अपनी अपनी भाषा के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं होता। लिमिटिंग स्टूडेंट टू टेक्स्ट बुक रीडिंग। बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने तक सीमित किया जाए, नहीं। पाठ्य पुस्तक पढ़ करके क्या बच्चा सीखेगा, उसमें ड्यूअल लैंग्वेज यूज हुई कहाँ रही है, पाठ्य पुस्तक में, है ना, वहां तो एक ही लैंग्वेज है। अवॉइडिंग ग्रुप एक्टिविटीज। बच्चों को समूह गतिविधि से बचना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का मूल ही है समाज और समूह। ठीक है, तो समूह गतिविधि से बचना जैसे शब्दों का प्रयोग अगर वाइगोस्की के नाम से हो रहा है तो इसका मतलब वो उसका आंसर नहीं है। वाइगोस्की हमेशा समाज को और पेयर डिस्कशन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जहां पर पेयर डिस्कशन जैसा वर्ड आएगा, सोसाइटी, एमक्यू, है ना, जैसा वर्ड आएगा, तो वो समझ लेना कि आप वाइगोस्की के उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। ठीक, बस उस स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छे से। तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक, देखते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स विद हिंट्स बट नॉट इंडिपेंडेंटली, वाइगोस्की वुड से दे आर। यदि कोई बच्चा संकेत मिलने पर समस्या हल तो कर लेता है, लेकिन वो अकेले नहीं कर पाता। ठीक है, उसको हेल्प चाहिए पड़ती है किसी की। अब हेल्प किसकी लेगा, वो एमकेओ की लेगा। वो हेल्प कहाँ मिलेगी, उसको जेडपीडी के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर। देखो, जेडपीडी से ऊपर चला गया, इसका मतलब उसको हेल्प की जरूरत नहीं है। जेडपीडी के अंदर है मतलब कि हेल्प की जरूरत है उसको। जेडपीडी के नीचे है मतलब कि हेल्प करने वाला ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो आउटसाइड लर्निंग कैपेसिटी ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है, आपका आंसर नंबर 20 का होगा। जेडपीडी के अंदर है तभी तो हेल्प ले पा रहा है ना। ठीक है, और अगर उसे सब आ जाएगा, वो बिना हेल्प के अगर वो सॉल्व करने लग जाएगा, तो फिर अब उसको जेडपीडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की सॉ प्राइवेट स्पीच एज, आपने प्राइवेट स्पीच पढ़ा है, और अभी आज के सेशन में भी मैंने डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। वाइगोस्की ने निजी भाषण को माना है, क्या माना है, अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट थिंकिंग, अ डिस्ट्रैक्शन फॉर फ्रॉम लर्निंग, और एविडेंस ऑफ लैंग्वेज डिले। देखो, पहला ऑप्शन जो है अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, तो इमेच्योरिटी का मतलब ही नहीं है लैंग्वेज से। ठीक है, अवे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट थिंकिंग, बच्चा अपनी सोच को नियंत्रित करता है। अब क्योंकि हमने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने पहले भी नहीं पढ़ा इसको अच्छे से, तो इस स्टेटमेंट को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है करके। मान लेते हैं इसको, हालांकि समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि 99% जो साथी से देख रहे हैं उनको सब आता है। ठीक है, वो आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1% के लिए थोड़ा समझ लेते हैं।
डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम लर्निंग, सीखने में बाधा। भाषा कभी सीखने में बाधा थोड़ी हो सकती है, भाषा तो जरूरी है सीखने के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एविडेंस ऑफ लैंग्वेज डिले, भाषा विकास में देरी का प्रमाण नहीं, देरी से कोई मतलब ही नहीं है ना। प्राइवेट स्पीच काय के लिए होती है? प्राइवेट स्पीच तो होती है बच्चा अपने स्वयं को निर्देशित कर सकता है, स्वयं को निर्देशित कर रहा है, स्वयं को डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि नियंत्रित कर रहा है अपने विचारों को। तो इसका आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आया होगा डिस्कशन के बाद भी, तो प्लीज आप लोग जो भी आपका क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिख के रखिएगा। ठीक है, मैं उसको वहीं पर इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज फिर न्यू सेशन बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। विच इज नॉट अ कल्चरल टूल इन वाइगॉस्कीज थ्योरी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे लगता है कि 99% जो मैं कह रहा था उनमें से 80% दे पाएंगे, है ना। मैक्सिमम साथी हमारे हो सकता है कि इसका उत्तर ना दे पाए। वाइगॉस्की के सिद्धांत में इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण नहीं है? अब पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि सांस्कृतिक उपकरण क्या होते हैं। तो क्या आपको सांस्कृतिक उपकरण की जानकारी है? अगर हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में यस वी नो कल्चरल टूल्स लिखिएगा, और अगर नहीं तो लिखिएगा नो वी डोंट नो कल्चरल टूल्स। ठीक है, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। राइट। तो इससे ये जानकारी मिले कि भाई कुछ ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा टर्म आया तो नहीं है कि जो कि पता ही नहीं है किसी को। अब देखिए, कौन सा टूल इनमें से कल्चरल टूल नहीं है, ये प्रश्न किया है। भाषा, सिंबल्स, प्राकृतिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, और मैथमेटिकल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको, देखो भाषा और सिंबल एसोसिएटेड है आपस में। अगर भाषा इसका उत्तर नहीं है तो सिंबल भी इसका उत्तर नहीं होगा, और अगर भाषा इसका उत्तर है तो सिंबल भी इसका उत्तर होगा। बात मेरी समझना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ठीक है। ये सिंबल्स क्या होते हैं? हमारे जो भाषा होती है, भाषा के दो रूप होते हैं, लैंग्वेज की टू फॉर्म्स होती है। एक तो होता है फोनिक्स, यानी कि उसके साउंड जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, और एक होता है उसका उसकी लिपि। ठीक है। जो लिपि होती है, लिपि में हम भाषा चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये क्या है, ये चिन्ह है एक, इसको हम अ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये चिन्ह है, इसको हम प्रश्न चिन्ह कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है भाषा चिन्ह। तो सिंबल जो है वो भाषा का ही मतलब एक फॉर्म होता है। ठीक, या दोनों एक ही है। तो अगर ये आंसर है तो ये भी होगा, ये आंसर नहीं तो ये भी नहीं होगा। और हम से पूछा गया है कि सांस्कृतिक उपकरण नहीं है। ठीक है। तो यानी कि इनमें से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, एक ही चीज, एक ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये दोनों इसके आंसर नहीं है। तो ये एक जानने का तरीका कि अगर आपको कल्चरल टूल के बारे में नहीं पता है, तो हालांकि इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के बाद फिर आपको कल्चरल टूल के बारे में पता रहेगा। नेचुरल रिफ्लेक्सेस, नेचुरल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसी प्रतिक्रियाएं जो आप सीखते नहीं हैं कहीं से, वो ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है। जैसे चोट लगने पर रोना, बच्चा गिरता है या बच्चे को चोट लगती है तो वो भी रोता है, उसने कहीं सीखा तो नहीं ना कि जब गिरते हैं तो रोता है, रोना चाहिए, चोट लगती तो रोना चाहिए, भूख लगती तो रोना चाहिए, सीखा बच्चे ने? नहीं सीखा। गुदगुदी लगती तो बच्चा हंसता है, कहाँ सीखा उसने ऐसा, है ना। तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस यानी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हम कहीं नहीं सीखते हैं, वो बाय बर्थ होती हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिफ्लेक्सेस। ठीक हो गया। तो याद रखना है, मैं लिख दे रहा हूं प्रतिक्रियाएं या रिफ्लेक्सेस। ठीक है, जो जन्मजात यानी प्राकृत। ठीक है, सीखे नहीं जाते, सॉरी, सीखे नहीं जाते, कोई नहीं सिखा सकता, ये ऑटोमेटिक होते हैं। और प्रतिक्रियाएं, है ना, सामाजिक या सांस्कृतिक
यहाँ पर सांस्कृतिक लिखा है, कहीं पर सामाजिक भी लिखा हो सकता है, सामाजिक या सांस्कृतिक। ठीक है, ये किसी समाज में सीखे जाते हैं, समाज में रहकर सीखे जाते हैं। तो समाज सांस्कृतिक उपकरण वे उपकरण होते हैं जो या वे प्रतिक्रियाएं होती हैं, सामाजिक उपकरण वे प्रतिक्रियाएं होती हैं जो किसी समाज या संस्कृति के माध्यम से सीखी जाती है। कल्चरल टूल्स आर द टूल्स विच आर लर्न विद द हेल्प ऑफ एनी सोसाइटी और कल्चर। ठीक है, तो अब आप सोचो, भाषा आप जब समाज में आते हैं तब सीखते हैं, प्रतीक सीखते हैं आप, मैथमेटिकल सिंबल सिस्टम्स जब आप गणित पढ़ते हैं, जब आपको कोई गणित पढ़ा रहा होता है, चाहे स्कूल में हो घर में हो, तब आप सीखते हैं। 1 2 3 4 बचपन से बच्चा नहीं आता सीख करके। ठीक है, लेकिन ये प्रतिक्रिया जो है वो स्वाभाविक होती है। तो ये क्या है, कल्चरल टूल नहीं होगा। तो इनमें से कल्चरल टूल क्या नहीं है, नेचुरल रिफ्लेक्सेस यानी कि प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं। इस प्रश्न में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं अलग से एक सेशन आपके लिए साथ ले लूंगा। ठीक है, देखिए जो भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग कभी भी आपको लगता है कि हमें 1 to 1 कुछ बात करनी है या 1 to 1 कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो आप टॉपिक नेम और अ, जो भी क्या बोलते हैं टॉपिक नेम, या टॉपिक नेम और टाइम आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दें कि सर इस संडे को हमें ये टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कोई भी एक जूम मीटिंग वगैरह का लिंक शेयर कर दूंगा और आपको अपने साथ जोड़ लूंगा ताकि हम 1 to 1 डिस्कस कर लें। अगर किसी को डिस्कस करना है, किसी को लगता है कि कहीं पर कोई टॉपिक में डाउट है और मैं उस टॉपिक में आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो वीडियोस हैं इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यूटेट का जो पेपर आपका आने वाला है, या फिर कोई साथी हमारे LT KVS TGT PGT NVS TGT PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी टॉपिक पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ही हेल्पफुल है, उनको हेल्प मिले इसके उद्देश्य से ये वीडियोस मैं डेली की डेली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक टॉपिक पर। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हमें कभी जुड़ना पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं। बस मेरा जो समय है वो संडे का ही रहता है अधिकतर, या कोई छुट्टी का दिन रहता है तो आप उस दिन जुड़ सकते हैं। In a multilingual setting, scaffolding works best when बहुभाषी वातावरण, मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी, लिंगुअल मतलब भाषा, बहुभाषी वातावरण में, सहारा वर्ड का यूज सही नहीं है यहाँ पर, स्कैफोल्डिंग सबसे अच्छा काम कब करता है। मतलब मैंने बताया ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एक एरिया एक क्षेत्र में आप हैं जहां पर बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, अब वहां पर इसके फोल्डिंग कब अपना बेस्ट देगा। ठीक है, इसके फोल्डिंग क्या है, कोई आदमी नहीं है, ठीक है, कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ये है एक प्रोसेस, सीखने की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। व्हाट इज इसके फोल्डिंग, अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेयर अ मोर नॉलेजेबल अदर हेल्प्स एनी लर्नर। ठीक है, टीचर यूजेस ओनली वन लैंग्वेज, जब टीचर केवल एक भाषा का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न है मल्टीलिंगुअल सेटिंग, बहुभाषी वातावरण, और टीचर एक ही भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ये तो अपने आप में मल्टीलिंगुअल सेटिंग हुई नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट्स स्विच लैंग्वेज स्ट्रेटजिकली, बच्चे रणनीतिक रूप से भाषा बदलें, कभी जो चीज उनको अंग्रेजी में समझ में आ रही है उसको अंग्रेजी में समझ लें, जो हिंदी में आ रही है तो उसको हिंदी में समझ लें। जैसे आप लोग भी जब पढ़ते तो आप लोग कई बार क्या होता है, जब हिंदी ही पढ़ रहे होते हैं उसमें कई सारे शब्द हिंदी के इतने टफ होते हैं उसको अंग्रेजी में याद कर लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका रहता है आपका जब हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में टर्मिनोलॉजी हम अंग्रेजी में याद कर लेते हैं और कंसेप्ट को हम हिंदी में समझ लेते हैं, है ना। गणित में होता है ऐसा, है कि नहीं है। तो विज्ञान में सब में होता है, मतलब गणित में, सामाजिक विज्ञान, सॉरी आपका रसायन विज्ञान में,
मैथ्स का है ना, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, तो हर जगह होता है। तो ये इसका एक आंसर हो सकता है कि यहाँ पर एक से अधिक भाषाओं की बात को कर रहा है। टीचर अवॉइड विजुअल एड्स। भाई विजुअल एड को अवॉइड करने का भाषा से कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो ये अभी इसका आंसर नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट्स वर्क विदाउट फीडबैक। फीडबैक के बिना काम, ये एक सही प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, तो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसके आंसर में बी कंपेरेटिवली ज्यादा सही है। ठीक है। और कंपेरेटिवली क्या, बी इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक। तो स्टूडेंट स्विच लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में लग रहा है कि अलग अलग भाषाएं यूज की जा रही हैं, क्योंकि हम एक भाषा से दूसरी भाषा में तभी जा पाएंगे, या हम अपनी भाषा तभी बदल पाएंगे जब हमारे पास ऑप्शन होंगे अलग अलग भाषाओं के। और जहां पर अलग भाषाओं के ऑप्शन हैं, वही वातावरण को हम बोलते हैं बहुभाषीय वातावरण। तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्लासरूम एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स Vygotsky's idea that social interaction is central to learning? कौन सी कक्षा गतिविधि वाइगॉस्की के विचार को दर्शाती है कि सामाजिक सहभागिता सीखने का केंद्र है? अब यहां पर जो ऑप्शन आएंगे उनमें आपको वो ऑप्शन पिक करना है जहां पर एक सहभागिता जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, सामाजिक जैसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है। वो देखते हैं आंसर क्या है। देखो, साइलेंट रीडिंग, अकेले चुपचाप पढ़ना। तो जब ये बात कर रहा है सहभागिता की, वो भी सामाजिक, तो अकेले तो होएगा ही नहीं, है ना। कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड, बोर्ड से कॉपी करते समय आपको किसी की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर भी कोई सहभागिता नहीं हो रही है, यहाँ पर भी आप अकेले हैं। इंडिविजुअल मेमोरी टेस्ट, व्यक्तिगत स्मृति परीक्षण, जो व्यक्तिगत है तो आपका अकेले हो रहा है, तो वहां पर काय की सहभागिता हो रही है? ठीक है, वहां पर खुद ही आप टेस्ट दे रहे हैं। बच्चा जब टेस्ट देता है तो कोई उसको सपोर्ट थोड़ी कर रहा होता है, बच्चा अपने आप से जो प्रश्न आया उसका उत्तर दिया, जो नहीं आया उसका नहीं दिया, तो सहभागिता हो नहीं रही है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, समूह में समस्या समाधान कार्य। ठीक है, समूह में रह करके आप जब समस्या समाधान करते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर सामाजिक सहभागिता हो रही है। किसी प्रश्न में कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित रूप पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई शुड टीचर्स नो अ चाइल्ड्स कल्चरल बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाइगोस्की के सिद्धांत के कोर से उठाया हुआ ये प्रश्न है। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक को बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्यों जाननी चाहिए? आप लोग बताइए, बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आपके जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि वाइगोस्की के अनुसार, या छोड़ो वाइगोस्की को, टीचर को क्या, पहले तो उत्तर आप ये दीजिए कि क्या टीचर को किसी बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जाननी चाहिए? क्या उसका लाभ शिक्षक को हो सकता है पढ़ाने के लिए? ठीक है ना। और अगर हो सकता है तो क्या लाभ हो सकता है? आप लोग आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको लग रहा है एप्रोप्रिएट आंसर है वो आप लिख करके दीजिए। ठीक। तो देखिए, इसका उत्तर यह है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो जाननी ही चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हमें कई सारे उदाहरणों का प्रयोग करना पड़ता है, हमें कई सारे टीएलएम्स का प्रयोग करना पड़ता है, विजुअल एड्स का यूज करना पड़ता है। अब वो बच्चा जो पहाड़ों में रह रहा है, जिसने कभी अपने जीवन में रेलवे ट्रैक नहीं देखा, जिसने कभी अपने जीवन में पानी का जहाज नहीं देखा, क्या टीचर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझाने के दौरान उसे ट्रेन और पानी के जहाज का नाम लेकर के समझा सकता है? बच्चे ने देखा ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं क्या होता है, तो नहीं समझा सकता। उस स्थिति में जब टीचर ही जानेगा कि अरे ये तो बच्चा पहाड़ का है, इसने तो बैलगाड़ियां बहुत देखी हैं, इसने तो घोड़ा गाड़ियां देखी हैं, घोड़ा देखा है, इसने तो टैक्सी देखी है, तो वो जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझाएगा तो वो बोलेगा बेटा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जैसे रोड पे चलने वाली टैक्सी होती है, समझ रहे हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, जैसे हम पहाड़ों में यूज करते हैं ना वो डोली, डोली होती है ना, वो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिसमें हम सामान लेकर के आते हैं, तो अब बच्चा समझ जाएगा अच्छे से, अच्छा ये होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो
ऐसे तभी हो पाएगा जब बच्चे को, जब टीचर को पता हो कि ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल एक टॉपिक का था, अदरवाइज बहुत सारे, क्या कहें कि सभी टॉपिक्स में हमको इस प्रकार के उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है। टू यूज फैमिलियर टूल एंड सिंबल्स, परिचित उपकरण और प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है। दूसरा है टू डिसाइड आईक्यू। आईक्यू कहाँ डिसाइड हो जाएगी भाई इससे? बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जान करके आप बच्चे का आईक्यू कैसे पता लगा सकते हैं? उसके लिए तो आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होना। टू लिमिट न्यू एक्सपीरियंसेस, नए अनुभवों को सीमित करने के लिए हम बच्चे के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को इसलिए जान रहे हैं कि बच्चे को आसानी से हम कुछ सिखा सके। आसानी से कुछ सिखा सके मतलब कि हम बच्चे को आने वाले समय में और अधिक अनुभव देने की कोशिश करेंगे, तो अनुभव सीमित नहीं होंगे। ठीक है। और अनुभव सीमित करना एक सही प्रैक्टिस नहीं मानी जाती टीचिंग में। टू मेक ऑल लर्न द सेम वे, सबको एक तरीके से सिखाना, इसके लिए भी नहीं, क्योंकि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आप रह रहे हो। कोई बच्चा पहाड़ का आया है, कोई बच्चा आपका प्लेन्स का आया है, कोई बच्चा आपका किसी और क्षेत्र का है, कोई कोई किसी अलग भाषा का आया है, कोई अलग धर्म का है। उनके कल्चर को जान रहे हैं आप, क्योंकि उनके बीच में क्या है, डाइवर्सिटी है, उनके बीच में भिन्नता है। उस भिन्नता की वजह से आप बच्चों को एक सा नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको कल्चर जानना जरूरी है उनका, ताकि आप हर बच्चे के कल्चर के अकॉर्डिंग उसको एग्जाम्पल्स दे सके समझाने के लिए। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? टू यूज फैमिलियर टूल एंड सिंबल्स, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे वाइगोस्की को समझने में। ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपको ये जो प्रश्न है, अगर अगर आपने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं, तो क्या आपको इस वीडियो से कोई फायदा हुआ, कोई बेनिफिट हुआ? अगर हुआ तो यस, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, और नहीं हुआ तो आप निश्चित रूप से अपने जो विचार हैं वो जरूर लिखिएगा कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, है ना, क्या चीज में खराब थी ऐसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ चाइल्ड थिंक्स in their mother tongue before answering in English, Vygotsky would see this as, यदि एक बच्चा उत्तर अंग्रेजी में देने से पहले मातृभाषा में सोच रहा है। आप भी अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं, तो मेरे पास ये अनुभव है कि जब भी कोई आंसर हमको देना होता है अंग्रेजी में, और बेहतर आंसर हम लिखने जाते हैं और रट के नहीं आए हैं, तो हम पहले विचार जो है वो हिंदी में करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तब आंसर दे पाते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा करता है कि कोई इंग्लिश में आंसर देने से पहले हिंदी में सोच रहा है, फिर ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में उसको, तो भाई उसकी क्या मानेगा? इसको ऐसा पूछा है इन्होंने। ये सीखने में बाधा है, अ लर्निंग बैरियर, इनएफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, अक्षम समस्या समाधान, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग कल्चरल टूल। याद रखना है इस बात को, अभी थोड़ी देर पहले ही कल्चरल टूल की बात आई थी, अगर आपने वो नहीं समझा है तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है। और लैंग्वेज कंफ्यूजन, भाषा भ्रम, सबसे पहले तो लर्निंग बैरियर। लर्निंग बैरियर कैसे हो जाएगी? आपको दो भाषाएं आ रही हैं, आपको अंग्रेजी भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, और सीखने की संभावना बढ़ गई आपकी, तो बाधा तो नहीं है ना। ठीक है। इनएफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, अक्षम समस्या समाधान। आप दो भाषाएं जानते हैं, है ना, आप दो भाषाओं को जानने वाले लोगों के साहित्य पढ़ सकते हैं, दो भाषाओं को जानने वाले, दो भाषाओं में लिखी हुई किताबें पढ़ सकते हैं, दो भाषाओं को जानने वाले लोगों से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि आपके पास समस्या समाधान करने के माध्यम बढ़ गए हैं। तो ये अक्षमता तो नहीं हुई इसमें। ठीक है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग कल्चरल टूल, यहाँ पे भाषा वर्ड ही नहीं यूज कर रहा है ये, कल्चरल टूल, और कल्चरल टूल में भाषा भी आती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था, प्रश्न संख्या 6 थी शायद, क्वेश्चन नंबर 6 में जाना था हमने, कल्चरल टूल क्या होता है। तो भाषा भी आती है, तो यहाँ पर लैंग्वेज समझ लो उसको आप। तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग लैंग्वेज, तो भाषा को, कॉग्निटिव मतलब सोचने की क्षमता, है ना, मेंटल प्रोसेसिंग, तो सोचने समझने की क्षमता में आप भाषा का बेहतर प्रयोग कर पा रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से इंग्लिश में स्विच कर पा रहे हैं, तो ये तो एक बेहतर चीज हुई, ये तो अच्छी हुई आपकी। ठीक है। तो ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यूजिंग कल्चरल टूल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और लैंग्वेज कंफ्यूजन, भाषा भ्रम भी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक।
देखिए वैसे किसी को ये भी लग सकता है कि यार ये तो साफ देख के अंदाजा आ जा रहा है कि इसमें यार कौन सा आंसर हो कौन सा नहीं होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा आपको, और अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन जो डिस्कशन हो रहा है, जो हर एक ऑप्शन में, कोई ऑप्शन अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई ऑप्शन अगर आंसर है तो क्यों है, इस पर जो चर्चा हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट को और ज्यादा बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं सहयोगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आपके क्या विचार है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट प्रश्न है आपके लिए स्केप फोल्डिंग का। इन स्केप फोल्डिंग द टीचर शुड ग्रेजुअली डू। स्केप फोल्डिंग में शिक्षक को धीरे धीरे क्या करना चाहिए। स्केप फोल्डिंग क्या होती है, बताया था ना आप लोगों को मैंने, कि कोई बच्चा सीखने के लिए आया है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। जहाँ सीखने के लिए आ रहा है, आने से पहले वो है 0 आउट ऑफ 10, जो इसके लिए यहाँ सीखने आता है। और जाने के बाद यहाँ से जब बाहर जाएगा तो हो जाएगा 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो 0 से 10 में ले जाने की, यानी कि कुछ ना आने से लेकर के सब कुछ या परफेक्शन तक की जो जर्नी है, उसको बोलते हैं हम स्केप फोल्डिंग। तो अब इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए बताओ। जब बच्चे को कुछ नहीं आता है और वो टीचर के पास आया है, और टीचर चाहता है इसको सब कुछ आ जाए जो मुझे आता है, ये एक्सपर्ट बन जाए, तो टीचर ऐसा क्या करेगा, है ना, आपने बताना है। ऑप्शन है इंक्रीज डिपेंडेंस, निर्भरता बढ़ानी चाहिए। मतलब टीचर ये कह रहा है कि भैया इसको मेरे पे डिपेंडेंट रहना है, कुछ भी होगा प्रश्न ये मुझसे पूछेगा, मुझसे पूछे बिना ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्या ऐसा होता है क्या किसके वर्ल्ड में? नहीं। क्योंकि जब हम 0 आउट ऑफ 10 है तो ये टीचर से पूछेगा हर एक चीज, लेकिन जब ये 10 आउट ऑफ 10 हो गया तो अब क्यों पूछेगा भाई, अब तो इसको आ गया ना सब कुछ। ठीक। अवॉइड अडेक्टिंग टास्क, कार्यों को अनुकूलित करने से बचना। ठीक है, अनुकूलित करने से बचना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है बात करेंगे इस पर। रिमूव ग्रुप वर्क इमिडिएटली, नहीं। ग्रुप वर्क से क्यों हटाया जाएगा, है ना। ग्रुप वर्क तो जेडपीडी का कोर कंसेप्ट है, क्योंकि जेडपीडी इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वहां पर सिर्फ इंस्ट्रक्टर थोड़ी है, इंस्ट्रक्टर जिन लोगों को सिखा रहा है वो लोग भी तो हैं, उन लोगों का एक ग्रुप है, तो वो तो नहीं हटा सकते ना वहां से। ठीक है, रिड्यूस हेल्प एज स्किल ग्रो, तो बताना है आपको, रिड्यूस हेल्प एज स्किल ग्रो, कौशल बढ़ने पर सहायता घटनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जब बच्चा कोई काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा तो आपने पूरा 100% उसको हेल्प किया। जब बच्चा उस काम को 50% कर पा रहा तो आपने 50% ही हेल्प किया, यहाँ पर आपने 100% हेल्प किया, यहाँ पर आपने 50% ही हेल्प किया। ठीक है, और अब बच्चा काम को पूरा खुद से कर पाता है तो अब आपको हेल्प करनी चाहिए 0%। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या किया आपने, बच्चे का स्किल बढ़ने लगा, तो आपने उसकी जो हेल्प थी वो कम कर दी, तभी तो बच्चा सीख पाएगा। जैसे आप बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं, पहले आपने हैंडल पकड़ रखे हैं, ठीक है, पीछे कैरियर भी पकड़ा हुआ है ताकि बच्चा गिर ना जाए, और उसको बैठा रखा है आपने और आप ही चला रहे हैं साइकिल को। अब आपने देखा अच्छा बच्चा बैलेंस बनाने लग गया तो आपने हैंडल छोड़ दिए उसके, है ना, पीछे से कैरियर पकड़ लिया जरा सा ताकि कहीं गिर ना जाए। ठीक है, फिर आपने देखा अच्छा अब तो कैरियर पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, तो बच्चा खुद ही चला ले रहा है। तो धीरे धीरे क्या किया आपने, हेल्प रिड्यूस की, और एक समय ऐसा है जब उसको हेल्प की जरूरत ही नहीं है, अब बच्चा खुद ही चला ले रहा है साइकिल ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, रिड्यूस हेल्प एज स्किल ग्रो। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे वाइगॉस्की के टॉपिक से संबंधित। ये वाइगॉस्की यहीं पर खत्म नहीं होता, और भी कई सारे प्रश्न आपके सामने धीरे धीरे आते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो उद्देश्य है कि हर एक टॉपिक को डेली डिस्कस करना, जैसे कल जीन पियाजे डिस्कशन हुआ था, आज वाइगॉस्की डिस्कस किया है, कल की क्लास में कोशिश रहेगी कि कोहलबर्ग को डिस्कस करूं मैं आपके साथ। ठीक है, और इस तरीके से धीरे 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 करके जो कारवा आगे बढ़ाया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि फिर एक दिन में 2 वीडियोस निकाले जाएं। बस उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को ये जो वीडियो से हेल्पफुल लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है और आपको 1 to 1 हेल्प चाहिए, 1 to 1 आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। उसके लिए संडे का दिन तय किया जाएगा, और आप लोगों को समय के साथ एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा जूम मीटिंग का, जहां पर हम 1 to 1 एक दूसरे से बात
कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।